ऐसा कोई क्षण जब आपके पढ़ाए हुए बच्चे एक अच्छे पोस्ट पे जाते हैं तो उस समय का क्या फील रहता है सर? नहीं, ये तो इसको तो शब्दों में कह पाना बहुत मुश्किल है जी। हमारे पढ़ाए हुए बच्चे, कोई इंडिया हेड है, कोई मतलब हम सार कंट्रीज का हेड है सर। वाह सर। आता है, पैर छूता है। और देखिए, पैसा तो हर कोई कमा रहा है, नौकरी हर कोई कर रहा है, बिल्कुल सर। लेकिन हम लोगों को जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, हम लोग ऐसा काम कर रहे हैं कि जिससे दूसरे का भविष्य बनाने में उसको मदद कर रहे हैं। तो इससे बड़ी खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती। देखिए, आज का हमारा जो युवा है वो एजुकेटेड तो है, बट कहीं ना कहीं वो स्किल में पीछे रह जाता है। बिल्कुल सर। और उसके बेरोजगार रह जाने की एक बहुत बड़ी वजह यही है। और दूसरी तरफ इंडस्ट्री से हमारा तो रेगुलर इंटरेक्शन होता है। इंडस्ट्रियलिस्ट हमको यही बोलते हैं, वेरी सर स्किल्ड आदमी, ट्रेंड आदमी चाहिए हमको, जिसको हमको कुछ सिखाना ना पड़े। हाँ, हमको सिखाना नहीं पड़े। और देखिए कितना बड़ा डिसकनेक्ट है। एक तरफ हमारा युवा बेरोजगार है, उसको नौकरी चाहिए, दूसरी तरफ जो हमारे उद्योग हैं उनको स्किल्ड आदमी चाहिए, नहीं मिल रहा है उनको। आज के यूथ में सोशल मीडिया कितना डेंजरस है सर? बहुत डेंजरस है। आज के ज़माने में सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, हम सभी को अपना स्क्रीन टाइम कम करने पे फोकस करना है। वो कहते हैं ना कि हाथ में हुनर हो तो किसी का मुंह नहीं ताकना पड़ता है, किसी का मोहताज नहीं होना पड़ता है। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत हैं जिन्होंने ना जाने कितने ही बच्चों को हुनरमंद बनाया है। आज हमारे साथ हैं झारखंड गवर्नमेंट टूल रूम के प्रिंसिपल महेश गुप्ता जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हेलो लाइफ मैगजीन के इस पॉडकास्ट में। नमस्कार, आपके साथ साथ सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका झारखंड गवर्नमेंट टूल रूम टाटी सिलवई रांची में। धन्यवाद सर। सर, इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपके बारे में जानना चाहता हूं सर। बिल्कुल। कि मतलब सर, आपका बचपन कैसा रहा? इस फील्ड में आने का मतलब आपका मतलब प्रेरणा क्या था सर? बचपन तो बहुत अच्छा रहा। एक छोटे से कस्बे से जो है मैंने अपनी जीवन यात्रा शुरू की, गांव कह लीजिए। जिस समय मैं छोटा था तो गांव में रहता था मैं, बिजली वगैरह नहीं आती थी। कभी कभार आ गई तो उस दिन वो जश्न का दिन होता था, उत्सव होता था कि आज बिजली आ गई है। बाकी हम लोग बचपन में लालटेन वगैरह से पढ़ते थे जो है। और गांव में बाग बगीचे, नदी थी, नदी किनारे, मतलब वो समय याद करते हैं। हालांकि वो सब नगर पालिका में आ गया, अब शहर का हिस्सा हो गया, तो अब वो बचपन तो मिस करते हैं। आज के मतलब बच्चों के लिए वो नहीं, बहुत मुश्किल है। ये चीज़ वो लोग मिस करते हैं जी। जो है। हम लोगों का नदी तालाब के किनारे, पेड़ की छांव में, बाग बगीचे में, पेड़ पे चढ़ के आम तोड़ना, आजकल आम का सीजन है जी। और सब अलग आनंद था वो जो है। मतलब जो फील्ड, जिस फील्ड वो में आज के समय में लग्जरी है। लग्जरी में भी लोगों को कितना भी पैसा खर्च कर लीजिए वो मिलना तो मुश्किल है सर। मतलब आज के डेट में लोग इस उथल पुथल जीवन से टाइम निकाल के लोग जाते हैं, मतलब दूर शहर से कि बगीचा मिल जाए या फिर कुछ पैसे वाले हैं तो वो अपना फार्म हाउस क्रिएट करते हैं सर, कि जहाँ पे शोरगुल ना हो सर, शोरगुल ना हो, हरियाली हो जी, थोड़ा सा प्राकृतिक सौंदर्य हो, वो बात तो है। खैर सर, मतलब बचपन में मतलब जो पढ़ाई हुआ सर, जी, आपकी जो शिक्षा दी गई आपको, जो आपने शिक्षा ग्रहण किया, तो उसमें सर क्या बचपन से ही आपको था कि नहीं इस फील्ड में मुझे आना है? हाँ, ये थोड़ा सा था जो है कि टेक्निकल फील्ड में मुझे आना है सर। टेक्निकल फील्ड में खास तौर से वो मैथमेटिक्स के प्रति मेरा रुझान ज़्यादा था। जी जी। उसमें मुझे अच्छे नंबर भी आ जाते थे, तो इसलिए जो है एक मोटिवेशन बना हुआ था। तो फिर देखा कि मैथमेटिक्स के साथ तो मुझे फिर इंजीनियरिंग लाइन ही परसू करना है। तो उसके बाद मैं उस लाइन में गया। इंटरेस्ट था इस सब्जेक्ट से, मेरा जुड़ाव लगाव पहले से था, जिस वजह से ही इस फील्ड में आया। जहाँ तक मुझे पता है सर कि आप बिहार झारखंड से बिलोंग नहीं करते हैं, तो झारखंड आने का मतलब क्या रहा सर वो संयोग कि झारखंड की तरफ आपको? देखिए, ये बात तो सही है कि मैं अपनी शिक्षा कंप्लीट करने के बाद मैं दिल्ली एनसीआर रीजन, हम लोग क्या ऐसे ही है कि दिल्ली जाना है, जॉब करना है। जी जी। तो दिल्ली में प्राइवेट सेक्टर से मैंने अपना करियर शुरू किया इंजीनियरिंग ख़त्म करने के बाद। जी। और फिर वहाँ पे कुछ कई साल तक काम किया, मेरे ख्याल 3-4 साल। उसके बाद मैं LML स्कूटर यूनिट है कानपुर में, फिर वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली, तो वहाँ पे टूल रूम में ही था मैं। जी। टूल रूम में ही हम लोग डाइज मोल्ड्स बनाते थे कैट कैम CNC मशीनों पे। जी जी। फिर मेरी एक हॉबी थी कि पढ़ाना मेरा शौक़ था
एक्चुअली। जहाँ भी मैं रहा हूँ, जिस भी कंपनी में हमारे साथ के ऑपरेटर्स होते थे, वो कोई ITI या डिप्लोमा करना चाह रहा है तो वो किसी से नहीं, मेरे से ही पढ़ते थे। कई तो आते आते थे शाम को रूम पे, नहीं सर आप पढ़ाइए जो है। तो एक दिन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में एक मैंने वैकेंसी देखी कि ट्रेनिंग ऑफिसर की ज़रूरत है इंडो डेनिस टूलूम जमशेदपुर में सर। तो मुझे लगा कि ये तो मेरा तो पढ़ाना शौक ही है, तो यही सब पढ़ाना होगा, चलिए चलते हैं। तो मैंने अप्लाई कर दिया और ऊपर वाले की दया से मुझे वो चांस मिल गया जी। तो मैंने लगभग 7-8 साल इंडस्ट्री में, प्राइवेट सेक्टर में काम करने के बाद मैंने टीचिंग लाइन पकड़ा और वहाँ पर यही सब जो कुछ मैं काम करता था वो मुझे पढ़ाना था। फ्यूचर इंजीनियर्स को डिप्लोमा प्लस इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स भी आते थे, स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज बहुत सारे वहाँ भी चलते थे जी जी। तो उनको पढ़ाया। तो एक बड़ा अच्छी बात जो मेरे साथ हुई, मैं अपने आप को इस मामले में बड़ा लकी समझता हूँ कि मैंने पहले इंडस्ट्री में काम किया तो मेरा फाउंडेशन जो है एक बहुत अच्छा बन गया। जी। आपको पता था कि सर मतलब जो चीज़ हमको पढ़ाना है वो प्रैक्टिकली मैं खुद करके आया हूँ, मैं देख के आया हूँ। और वो एक्सपीरियंस मैं क्लास में स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी करता था और उनको बारीकियाँ बताता था कि आपको आगे इंडस्ट्री में जाना है तो कैसे अपने आप को डेवलप करना है, किन बातों का ध्यान रखना है और किस तरह से आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं आगे, और एक एक सीढ़ी चढ़ते जाना है। जी। तो ये सब चीज़ें चूँकि मैंने, और शॉप फ्लोर पे काम किया मैंने शुरू में, तो 4-5 साल में शॉप फ्लोर पे ही, तो 7-8 साल तक मैं शॉप फ्लोर पे काम किया हूँ, जिसकी वजह से मतलब ये था कि मशीन की आवाज़ सुन के बता देते थे कि ठीक है कि नहीं है। परिवार के सदस्य की तरह वो मशीन हो जाता है सर। 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे तो मशीन के साथ ही रहते थे। जी जी। तो इसलिए जो है इस बारे में एक अच्छा कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया जो मुझे अपने जो टीचिंग लाइन में मुझे बहुत हेल्प किया। मैं तो ये भी बोलता हूँ वो जो मैंने 7-8 साल इंडस्ट्री में शॉप फ्लोर का, आज तक मैं उसी की कमाई खा रहा हूँ। अरे बहुत सही है सर। तो सर ये तो जहाँ तक मुझे पता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, जमशेदपुर। जी हाँ, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का। और सर ये जो अपने रांची में है अपना झारखंड गवर्नमेंट टूल रूम सर, ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में आता है सर। तो मतलब ये टर्निंग पॉइंट कैसे आया कि सेंट्रल से आप स्टेट की तरफ आपका रुख हुआ सर? देखिए काम तो वही था, वहाँ भी मैं स्किल डेवलपमेंट में काम करता था। जी जी। और यहाँ भी स्किल डेवलपमेंट का ही काम करता हूँ। वहाँ पे मैं हेड ऑफ स्किल डेवलपमेंट था जी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट कह लीजिए। और यहाँ पे प्रिंसिपल की जब पोस्ट निकली तो लगा कि जो है थोड़ा सा बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल रही है। लाइफ वहाँ से टर्न हुआ थोड़ा। हाँ, वहाँ से फिर मैंने वहाँ से रिज़ाइन किया और यहाँ पे ज्वाइन किया। स्ट्रगल का फेज आता है सर, और तोड़ता बहुत ज़बरदस्त है। उस समय कुछ सूझता नहीं कि करूँ क्या। तो सर मतलब वो कोई एक क्षण हो जो आप बताना चाहें कि तोड़ने का कोशिश हुआ, टूटे नहीं या फिर टूट गए? नहीं, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। देखिए इंडस्ट्री कहीं भी आप जाइए तो पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद जब आप जाते हैं जॉब के लिए तो एज ए फ्रेशर ट्रीट होते हैं, और फ्रेशर में तो स्ट्रगल तो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। और कम से कम मुझे जितना समझ में आता है कि 3-4 साल 5 साल तक तो काफ़ी स्ट्रगल था। जब तक आप सीखते हैं, सीख करके आप एक सर्टन लेवल अचीव कर लेते हैं और आपको थोड़ा कमांड आ जाता है, जब लगता है लोगों को कि नहीं आपको नॉलेज हो गई है, सिखाने वाले और आप काम कर सकते हैं, करा सकते हैं, तब लोग आपको वैल्यू देना शुरू करते हैं। फिर आपको पोस्ट भी मिलती है, आपको सैलरी भी मिलती है। लेकिन शुरू के 4-5 साल तो मैं कहूँगा कि सभी के लिए, हमारा जो युवा ये इस पॉडकास्ट को देख रहे हों और किसी भी क्षेत्र में हो, इंजीनियरिंग लाइन में हो और भी किसी लाइन में हो, तो शुरू के 4-5 साल तो अपने को हिम्मत बांध के रखना, वहाँ डगमगाना नहीं है। क्योंकि सर देखिए मेरा मानना है कि मैंने भी एक अलग अलग संस्थाओं में काम किया सर। आप जब नए होते हैं तो लोग आपको अच्छा आ गया भाई अब इसको जो है थोड़ा सा अपने हिसाब से तपा के, तो हमको लगता है वो माहौल एक्चुअली वहाँ पे क्रिएट हो जाता है कि बिल्कुल 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 एकदम सही कह रहे हैं आप। वहाँ पे आपको पेशेंस भी रखना पड़ता है और हार्ड वर्क भी करना, क्योंकि सब तो हमसे सीनियर ही होते हैं सर वहाँ पे। सीनियर भी होते हैं, सही बात है। तो और अपने आप को फोकस रखना पड़ता है कि मेरा काम है चीज़ों को सीखना और जल्दी से जल्दी कमांड लेना उस चीज़ का। सर अभी जैसे यहाँ पे आप टूल रूम में हैं, प्रिंसिपल हैं,
काफ़ी व्यस्ततम आपका शेड्यूल रहता होगा, तो क्या अभी भी क्लास लेने का मौका मिलता है सर आपको? बिल्कुल, मैं अभी भी जाता हूँ क्लास में। जी। मैं, आप समझिए कि मोबाइल ऑफिस में छोड़ करके क्लास में जाना मतलब मेरे लिए सबसे सुखद क्षण होता है। जी। कि एक एक होता है ना, एक सेटिस्फेक्शन फील होता है कि नहीं, हम अपना जो भी मेरा नॉलेज है, जो भी एक्सपीरियंस है, अपने स्टूडेंट के साथ हम शेयर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये उनके भविष्य में एक योगदान कर रहा है करियर बनाने में। तो वो मैं नहीं मिस करता हूँ, और मैं कोशिश कर, बहुत ज़्यादा तो नहीं हो पाता है, लेकिन मेरा ये प्रयास रहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय क्लास में स्टूडेंट के साथ बिताऊँ। सर ऐसा कोई मोमेंट, ऐसा कोई क्षण जब आपके पढ़ाए हुए बच्चे एक अच्छे पोस्ट पे जाते हैं, वो सफल होके आते हैं आपके पास, तो उस समय का क्या फील रहता है सर? नहीं, ये तो, इसको तो शब्दों में कह पाना बहुत मुश्किल है। जी। हमारे पढ़ाए हुए बच्चे, कोई इंडिया हेड है, कोई बोलता हम 4 कंट्रीज़ का हेड है सर। अरे वाह सर। आता है, पैर छूता है, और क्या, कोई जापान में है, कोई कहीं है। अभी तो हमने मेरा यूके में स्टूडेंट्स हैं, ऑनलाइन हमारे बच्चों को उन्होंने यूके से एड्रेस किया, बताए भाई अब बताओ, वो भी टूल एंड डाई मेकिंग का स्टूडेंट है, तो हमारे भी टूल एंड डाई मेकिंग के स्टूडेंट थे। तो मैंने कहा यार बताओ इन लोगों को क्या फ्यूचर है, आप आज देखो, आप यूके में बैठे हुए हो, इतना बड़ा बिजनेस पूरा संभाल रहे हो। नहीं सर, डेफिनेटली वो प्रेरणा का काम भी करता तो होगा। वो बड़ा अच्छा एक मॉडल, ये लगता है कि नहीं, एक बात मैं और भी अपने जो हमारे जो यहाँ के फैकल्टीज़ हैं उनको बोलता हूँ कि देखिए, पैसा तो हर कोई कमा रहा है, नौकरी हर कोई कर रहा है, बिल्कुल सर, लेकिन हम लोगों को जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, हम लोग जो है ऐसा काम कर रहे हैं कि जिससे दूसरे का भविष्य बनाने में उसको मदद कर रहे हैं। तो इससे बड़ी खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि झारखंड गवर्नमेंट टूल रूम का स्थापना किस उद्देश्य से किया गया सर? ये सबसे मतलब ये मेरे जहन में आया था कि मैं सर से मिलूंगा तो ये जरूर पूछूंगा। देखिए, झारखंड गवर्नमेंट टूल रूम की स्थापना 2007 में झारखंड सरकार के द्वारा केंद्र सरकार के सहयोग से की गई थी, और मुख्य उद्देश्य था कि अभी भी है कि स्किल डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना। बिल्कुल सर। और ये इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। हमारे जो चेयरमैन है वो सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज इस संस्था के चेयरमैन है, और वाइस चेयरमैन डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज हैं। जी सर। गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। और उद्योग विभाग के अंतर्गत इसको स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य ही यही है कि उद्योगों को सपोर्ट करना। और उद्योगों को हम लोग 2 तरह से सपोर्ट करते हैं। एक तो उनको स्किल्ड मैन पावर जो चाहिए उनकी ज़रूरत के हिसाब से वो देते हैं, और अगर कोई बोला कि हमें इस पर्टिकुलर एरिया में चाहिए तो हम लोग उस तरह का कोर्स डिज़ाइन करते हैं। आज के डेट में 50 से ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स यहाँ पे चलते हैं। ये एक नई बात सामने आई सर कि कोर्स आप मतलब डिज़ाइन करते हैं, बिल्कुल उनके हिसाब से डिज़ाइन करते हैं, क्योंकि सिर्फ वही नहीं, और भी इंडस्ट्रीज ज़रूरत होगी। देखिए, आज का हमारा जो युवा है वो एजुकेटेड तो है, बट कहीं ना कहीं वो स्किल में पीछे रह जाए। बिल्कुल सर। और उसके बेरोजगार रह जाने की एक बहुत बड़ी वजह यही है। और दूसरी तरफ इंडस्ट्री से हमारा तो रेगुलर इंटरेक्शन होता है। इंडस्ट्रियलिस्ट हमको यही बोलते हैं, अरे सर स्किल्ड आदमी, ट्रेंड आदमी चाहिए हमको, जिसको हमको कुछ सिखाना ना पड़े। हाँ, हमको सिखाना नहीं पड़े। और देखिए कितना बड़ा डिसकनेक्ट है। एक तरफ हमारा युवा बेरोजगार है, उसको नौकरी चाहिए, दूसरी तरफ जो हमारे जो उद्योग हैं उनको स्किल्ड आदमी चाहिए, नहीं मिल रहा है उनको। तो ये दोनों के बीच में एक ब्रिज का काम करता है ये झारखंड गवर्नमेंट टूल रूम। और सबसे बड़ा बात ये भी है ना सर कि उनको ये डर भी रहता है कि पहले हम आदमी लाएं, उनको सिखाएं, उन पे टाइम और पैसा इन्वेस्ट करें, और बाद में फिर वो उनको छोड़ के चले जाएं। बिल्कुल, ये मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा। उद्योग विभाग के अंतर्गत संस्थान है, वो प्रमुख उद्देश्य है उद्योगों में MSMEs को, माइक्रो स्मॉल मिड, जो छोटे उद्योग, देखिए बड़े उद्योगों के पास तो अपना ट्रेनिंग सेंटर होता है, जी जी सर, सब कुछ होता है, वो अफोर्ड कर सकते हैं ट्रेनिंग। लेकिन हमारे जो MSMEs हैं उनको ऐसा ट्रेंड आदमी चाहिए जो पहले दिन से काम कर सके, और हमारा प्रयास वही रहता है। तो सर जैसे यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनको इंडस्ट्री एक्सपोजर भी आप लोगों की तरफ से मिलता है सर? जी हाँ, बिल्कुल। ये कुछ उदाहरण आप दे सकते हैं? बहुत अच्छी बात आपने पूछी जो है। देखिए, जिस तरह से आप देखते हैं कि हर एक मेडिकल कॉलेज के साथ एक हॉस्पिटल होता है। हॉस्पिटल इसलिए होता है कि हमारे डॉक्टर्स को प्रैक्टिकल मिल सके, पहला उद्देश्य वो है कि वो ऑन जॉब ट्रेनिंग करें वो भी। दूसरा, जो सोसाइटी है चारों तरफ की जो पॉपुलेशन है उसको एक हॉस्पिटल मिल जाए, अच्छे डॉक्टर्स मिल जाएं।
तो वो जो हॉस्पिटल होता है वो दोनों का काम करता है। सेम वही काम झारखंड गवर्नमेंट टूलूम का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कर रहा है हमारा। बहुत सही है सर। फुल फ्लेज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, हम लोगों ने सारे लाइसेंस, टैक्सेशन, जीएसटी सारा कुछ के साथ हम लोग ऑथराइज्ड वेंडर हैं। टाटा मोटर्स के सामने उषा मार्टिन है, सेल है, जिंदल स्टील है, एचईसी है और बहुत सारे उद्योग जितने भी हैं झारखंड में, हम लोग एचएल तक जो है अपना प्रोडक्ट उनके बनाते हैं। और एमएसएमईज तो बहुत सारे, उनके लिए ही हम लोग डेडिकेट रहते हैं। मतलब क्लियर इंस्ट्रक्शन रहता है हमें एमएसएमईज का काम पहले करना है। बिल्कुल। तो उनको किस तरह से हेल्प करें, बिल्कुल जैसे मैंने हॉस्पिटल का एग्जांपल दिया, हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट समझिए वो हॉस्पिटल है। हर ये हमारा एक टेक्निकल इंजीनियरिंग कॉलेज के पॉलिटेक्निक जो कह लीजिए इसको, झारखंड गवर्नमेंट टूलूम को। तो हमारा जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है जहाँ पे कि हम लोग जॉब वर्क करते हैं, जो वहाँ से ऑर्डर्स लेते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो हमारे स्टूडेंट्स को ऑन जॉब ट्रेनिंग मिलती है क्योंकि हम उन्हीं के हेल्प से वो सब चीज़ों का काम करते हैं। दूसरा क्या है, हमारे उद्योग, क्योंकि हमारे पास वर्ल्ड क्लास मशीन इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक 1.5 करोड़ की एक मशीन है सर। जो छोटे उद्योग नहीं खरीद सकते या उतना पैसा इन्वेस्ट करने की उनको ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो मशीन यहाँ उपलब्ध है उन्हीं के लिए। तो उनके लिए हम लोग कॉमन फैसिलिटी सेंटर का भी काम करते हैं, स्पेशली एमएसएमईज के लिए। तो एक तो ये हुआ कि हमारे स्टूडेंट्स को ऑन जॉब ट्रेनिंग मिले, जिससे कि उनकी क्वालिटी, हमारे स्टूडेंट्स का 100% नहीं, मैं कहूँगा 200% प्लेसमेंट होता है। एक एक स्टूडेंट को 2 से 3 नौकरी उनको मिलती है। मतलब अब उसको कहाँ वो ज्वाइन करेंगे वो उनके ऊपर होता है। वाह। तो एक तो उनको ऑन जॉब ट्रेनिंग मिली और दूसरा हमारे जो उद्योग हैं उनको एक सपोर्ट मिला कि वो कोलकाता जाके पहले बनवाते थे जो इस तरह का काम, अपना जिग्स फिक्सर डिज़ाइन करना, डाई बनवाना, और कोई भी क्रिटिकल, मोस्ट क्रिटिकल पार्ट हो उनका जो है मशीन का, वो उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। वो रांची में झारखंड गवर्नमेंट टूलूम टाटी सिलोई में आए, हमारे यहाँ रिवर्स इंजीनियरिंग की फैसिलिटी हम लोग उनको बना के देते हैं, दे रहे हैं, ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं हम लोग। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हमारा इंडस्ट्री को इस तरह 2 तरह से हेल्प कर रहा है। बिल्कुल सर। सर अभी हम लोग कुछ महीनों से एआई के बारे में बहुत सुन रहे हैं सर, और बहुत काम का भी चीज़ है सर, हम इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। जिसमें कंप्यूटर रेगुलेशन लेके आया था सर, हमको लगता है एआई भी कुछ इसी तरह से क्रांतिकारी बिल्कुल सही तुलना आपने की। जी सर। तो एक जहन में आता है सर कि क्या ये ट्रेडिशनल जॉब को ख़त्म कर देगी या उसको सपोर्ट करेगी? लोग मतलब किस तरह से इसको ले रहे हैं सर? हाँ, टूल रूम में बच्चों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा सर, उनके जॉब्स को लेके क्या है सर? तो इसको लेके आपका मतलब क्या है सर सोच कि कैसे किया जाए इसको आगे? बहुत अच्छा आपने ये क्वेश्चन पूछा। देखिए, पहला बात तो मैं बताऊं कि ये हमारे यहाँ मैकेनिकल टूल एंड डाई मेकिंग मैकेनिकल डिप्लोमा होता है और ज़्यादातर कोर्सेज इसी से रिलेटेड होते हैं। जी सर। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, ये जो कोर ब्रांचेज हैं ये आज से 50 साल पहले भी थी। बिल्कुल सर। और आगे भी रहेंगी, क्योंकि कोई चीज़ कंप्यूटर में तो बनेगी नहीं ना, वर्कशॉप पे, शॉप फ्लोर पे ही बनेगी। तो इनकी ज़रूरत हमेशा रहेगी हमारे मैकेनिकल इंजीनियर्स की, डिप्लोमा हो, डिग्री हो, आईटीआई हो, जो भी हैं टेक्नीशियन, टेक्नोक्रेट्स की ज़रूरत तो रहेगी ही। अब बात आई कि एआई को कैसे अडॉप्ट करना है। बिल्कुल सर। क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आ गई है, आप चाहें ना चाहें वो तो यहाँ रहेगी ही रहेगी। शायद आपको याद हो, मैं उस समय छोटा था, पढ़ रहा था स्कूल में, कंप्यूटर आई, उसमें हमारे प्रधानमंत्री विजनरी राजीव गांधी जी ने कहा भाई हम कंप्यूटराइजेशन करेंगे, बड़ा हो हल्ला हुआ, ये तो नौकरी चली जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन आज के कितना आज कंप्यूटर कितना हेल्पफुल है, आप घर बैठे बैठे टिकट बुक कर ले रहे हैं। पहले हम लोग रेलवे स्टेशन पे जाके लंबी लंबी लाइन लगाते थे। तो किस तरह से उसने लोगों के जीवन को आसान बनाया है कंप्यूटर ने। मुझे लगता है कुछ इसी तरह से एआई भी हमको हेल्प करेगा। ज़रूरत थोड़ा सा उसे रेगुलेट करने की है, थोड़ा सा वाइसली यूज़ करने की है। मिसयूज़ आजकल टेक्नोलॉजी का ज़्यादा होता है, उससे कैसे हम बचें। जैसे होता है ना, चाकू आ गया, अब आप उंगली काटेंगे कि सब्जी काटेंगे, ये डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है। तो इसने बिल्कुल क्रांतिकारी परिवर्तन लाए हैं, काम करने की स्पीड बढ़ गई है, बहुत सारी चीज़ों में डिसीजन मेकिंग आसान हो गया है। तो अच्छाइयाँ तो दिख रही हैं, लेकिन बहुत सारे जगह पे इसके जो ड्रॉबैक्स नज़र आते हैं, ज़रूरत है सर। उस पर ट्रेनिंग की ज़रूरत है, लोगों में अवेयरनेस की ज़रूरत है, और गवर्नमेंट के स्तर पे थोड़ा रेगुलेशन की भी ज़रूरत है। बिल्कुल सर, उस पर काम चल रहा है। तो डेफिनेटली सर। और
सर सबसे बड़ा बात है ना सर कि आपने ठीक बोला, चाकू का जो उदाहरण दिया सर, ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि आपके पास कोई भी चीज़ हो, आप यूज़ करते हैं कि मिसयूज़ करते हैं, ये मतलब सर माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है सर। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो सर जैसे एआई से रिलेटेड मैंने किया सर, अगले 5 साल में वो और रियल रूप में आएगा सर। टेक्नोलॉजी तो अपग्रेड ही होनी सर है। 5 साल में कौन सा ऐसा स्किल है जो कि मतलब बहुत वैल्यूबल रहेगा सर स्टूडेंट्स के लिए? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं तो कोर ब्रांच का आदमी हूँ, मैकेनिकल का। कोर ब्रांचेस तो रहनी ही रहनी है जी। तो जो लोग इस एरिया में काम कर रहे हैं उनको किसी तरह से घबराने की, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, एआई आ रहा है, बहुत सारे एआई टूल्स आ रहे हैं, इनको घबराने के बजाय अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। हमको ये सब सीखने की ज़रूरत है, जो भी नई टेक्नोलॉजी आ रही, जिससे कि हम लोग अपना काम और अच्छे से कर सकें। बिल्कुल सर। और बाकी तो न्यू टेक्नोलॉजी में तो आगे नई नई चीज़ें आती ही जा रही हैं। एक ज़माना था कि हम लोग मोहल्ले में एक टेलीफोन होता था, अभी सबके पास मोबाइल है और सब कुछ जो है मोबाइल में आ गया है। तो आगे आने वाले समय में जो भी टेक्नोलॉजी, जैसे भी इसका डेवलपमेंट हो रहा है, और ये समाज के हित में ही होगा, क्योंकि सर देखिए, ऐसा मेरा विश्वास है। आज हम लोग देख रहे हैं कि पहले हम लोग देखते थे कि सर चेंजेस देखने में ना अच्छा खासा समय या साल लग जाता था। अभी 5 साल का जो ड्यूरेशन है ना सर, मतलब रोज कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, रोज चेंज हो रहा है सर। मुझे लगता है कि 5 साल का ड्यूरेशन बहुत लंबा ड्यूरेशन है सर। ये पता नहीं क्या ही हो जाएगा 5 साल में, क्या चेंजेस हो जाएगा सर। और हम लोग एक दूसरे सवाल पे आते हैं सर कि अगर कोई स्टूडेंट एवरेज है लेकिन वो डिसिप्लिन्ड है सर, तो क्या सर वो और सब स्टूडेंट से जो उसके अंदर जो चाहत है वो आगे जा सकता है उनसे, या उनके लेवल पे आ सकता है सर? वो 100% वो जा सकता है अगर आपने बहुत बड़ी अच्छी बात की, डिसिप्लिन्ड है अगर। जी। देखिए, एवरेज स्टूडेंट ही ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। आप देखे होंगे जितने भी हमारे बड़े उद्यमी, उद्योगपति हैं, स्कूल ड्रॉप आउट्स रहे हैं। जी सर। इसका मतलब कि वो एक जो बार है रोकना चाहूँगा सर, स्कूल ड्रॉप आउट को ना आज के डेट में लोग फैशन माने, मतलब वो बोल रहे हैं कि भाई फेसबुक के जो सीईओ हैं या उसके जो सीईओ, बट सर हमने जहाँ तक पढ़ी है वो पढ़ने में भी उतना ही तेज थे सर। वो ऐसा नहीं है कि वो मतलब जो डिसिप्लिन था उसको वो मेंटेन करते थे सर। मतलब उसके बारे में थोड़ा बोलिए ना सर। देखिए, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर वो डिसिप्लिन्ड है तो एवरेज स्टूडेंट ज़्यादा तरक्की करते हैं। मैं आपको इसी सही समझ, जो क्लास के टॉपर्स हैं ना जी, होते हैं, आप मैंने जो देखा अपने, बहुत अच्छी जॉब या बहुत अच्छे लेवल तक नहीं जा पाते हैं। जी जी। लेकिन जो एक एवरेज स्टूडेंट है, वो डिसिप्लिन्ड है, फोकस्ड है, उसको मालूम है मुझे क्या करना है, उस पर वो लगातार काम कर रहा है। डिसिप्लिन, जैसे आप बहुत अच्छा शब्द है डिसिप्लिन होना। जी सर। अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं तो स्काई इज़ द लिमिट फॉर यू, उसमें कोई डाउट नहीं है। कंटिन्यूटी बस रहना, बिल्कुल कंटिन्यूटी रखना है और फोकस्ड रहना है कि हमें किधर जाना है, क्या करना है। और सर एक और है, टैलेंटेड है बट लेजी है। ये तो नहीं, बहुत टैलेंटेड हैं हम सर। दिक्कत वाली बात है जो है। फिर तो देखिए, टैलेंटेड से होना ही पर्याप्त नहीं होता है कि सर हम तो आपको हार्डवर्क तो करना ही पड़ेगा। देखिए, हार्डवर्क करके एवरेज स्टूडेंट टॉप पे पहुंच सकता है, लेकिन अगर वो टैलेंटेड है और अगर हाथ पैर नहीं हिला रहा है तो दिक्कत है उसके लिए जो है। और सर एक चीज़ और आता है, आज के यूथ में सोशल मीडिया कितना डेंजरस है सर यूथ के लिए? बहुत डेंजरस है। देखिए, मैंने अपने स्टेटस में भी लगाया था, अभी जो 12th में टॉप किया जमशेदपुर की लड़की ने, उसने 2 साल से सोशल मीडिया, फ़ोन उसके पास था ही नहीं, सोशल मीडिया पे उसका कोई अकाउंट नहीं था। या फिर कीपैड वाले फ़ोन रहते हैं उनके पास? हाँ, कीपैड वाले फ़ोन, बिल्कुल। जी जी, कीपैड वाले फ़ोन रहते हैं। और सोशल मीडिया आज के ज़माने में सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, हम सभी को अपना स्क्रीन टाइम कम करने पे फोकस करना है, क्योंकि ये एक, देखिए, किसी अति सर्वत्र वर्जित है। बिल्कुल सर। जब आप किसी चीज़ को ज़्यादा घी पी लीजिएगा तो पेट खराब होगा। तो सोशल मीडिया का अपना एडवांटेज है, लेकिन जैसे आपने एक बड़ा अच्छा वर्ड अभी बोला है, डिसिप्लिन्ड। बिल्कुल सर। डिसिप्लिन्ड वे में
अब आप रील देख रहे हैं तो देखते जा रहे तो हैं, पता ही नहीं चलता है सर टाइम का पता नहीं चलता है कि सर तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसको कि रेगुलेटेड वे में यूज़ करने की रेगुलेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सर एक 3 घंटे की मूवी याद रह जाती है, लेकिन आपने पहला रील कब देखा, क्या देखा था, और अभी 5वां देख रहे हैं, उसके बाद कंटिन्यूटी में देखे जा रहे हैं, वो याद भी नहीं रहता है। नहीं रहता, सही बात है जी। इसके पीछे बहुत एल्गोरिदम ऐसा काम करता है कि ह्यूमन साइकोलॉजी को समझते हुए ये लोग इस तरह से इसको डिज़ाइन करते हैं कि जो आपके पसंद की चीज़ है उसी को दिखाएंगे जी। और आप इसके बाद देखते जा रहे हो, पता चला समय का पता नहीं चला, आपका टाइम पूरा वेस्ट हो रहा है। उनका तो अपना एडवर्टीजमेंट से पैसा कमा रहा है, वो आपको लग रहा है फ्री में देख रहे हैं, जबकि सबसे ज़्यादा कीमती तो समय होता है। एक और चीज़ आ गया है सर कि थोड़ा मेहनत जल्दी सक्सेस। ऐसे तो बहुत सारे बच्चे आपको मिलते होंगे सर, थोड़ा मेहनत और बहुत जल्दी सक्सेस सर। देयर इज़ नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस। ये कभी था भी नहीं सर, न होगा सर। देखिए ये तो बहुत गलतफहमी है, खतरनाक ट्रेंड है अगर ऐसा बच्चे सोचते हैं तो इससे अपने आप को बचाना चाहिए। मैं वही कह रहा हूँ, हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, ये चीज़ें अगर आपके अंदर हैं तो आप टैलेंटेड, या वो जो भी आपके वर्ड हिसाब से आप टैलेंट किसको मानते हैं वो भी बात है, तो उनको, लेकिन अगर जो हार्ड वर्किंग है और डिसिप्लिन्ड है तो उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आज इतने सालों से अमिताभ बच्चन जी जो हैं टॉप पे है, समझिए, मैं टॉप पे ही समझता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आज मैंने अपना बचपन उन्हीं का पिक्चर देख के शुरू किया, कभी भी सेट पे लेट नहीं पहुँचते हैं जी। और अपना काम मैंने बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी हैं, जिस शिद्दत से करते हैं, जितने डिसिप्लिन में। एक एग्जांपल देख रहा था कि बॉम्बे में वैसे भी गर्मी होती है, तो पता नहीं किस फिल्म की शूटिंग थी, शहंशाह या कुछ ऐसे, तो सेट पे पूरा कंबल वंबल पहन के उनका सेट था, बैठे थे, तो एक कोई शायद दूसरा आर्टिस्ट पूछा, सर अनुपम खेर जी का वो स्टेटमेंट था। हाँ, ऐसे ही उन्हीं का मैंने सुना था। तो बोले कि आपको गर्मी नहीं लग रही है, जो है उतार दीजिए। बोले नहीं, ये मेरा काम है और मुझे अपने काम को तो करना ही है, जो है। तो अगर इतना डिसिप्लिन रहेगा तो सक्सेस तो घूम फिर के आना ही है आपके पास। बचपन में मूवी के शौकीन थे आप सर? हाँ, बहुत ज़्यादा मूवी के शौकीन शुरू से रहा हूँ। अमिताभ बच्चन जी के कौन कौन से मूवीज़ आपने देखी हुई है सर? कुछ नाम अगर? बहुत सारे नाम हैं, लगभग कोई मूवी छोड़ता नहीं था। अरे जो है शोले से शुरू करें, उसमें मुकद्दर का सिकंदर आई थी, बहुत छोटा था मैं, मुकद्दर का सिकंदर और दोस्ताना, याराना, नमक हलाल। तो उस समय गार्जियंस डांटते नहीं थे सर कि सारी मूवीज आपको देखने ही देखने हैं? थोड़ा सा वो बैलेंस या तो फिर करना पढ़ने में बहुत था। अच्छे थे तो गार्जियन अच्छा ठीक है, पढ़ने में बहुत अच्छे हैं भाई तो जाने दिया जाए। माता पिता का थोड़ा सा एक प्यार दुलार रहता था कि ज़्यादा नहीं रोकते थे, उतनी ज़्यादा देखते भी नहीं थे। अच्छा। जैसे गर्मी की छुट्टी होती तो उसमें फिर खूब देखते थे, उसमें तो गर्मी छुट्टी हुआ करती थी अच्छी खासी जी, और उसमें कुछ नहीं करना रहता था, नया क्लास जुलाई से शुरू होता था, तो करें क्या जी। तो पिक्चर देखना एक बहुत बड़ा शौक था। उसमें टीवी वगैरह भी नहीं होती थी, टीवी में संडे को पिक्चर आती थी जी, हफ्ते में एक दिन पिक्चर आती थी और तो आती नहीं थी, तो मनोरंजन का एक बहुत बड़ा साधन होता था सिनेमा हॉल में जा कर के पिक्चर देखना। जी, उसका अलग ही क्रेज़ था सर। अलग ही क्रेज़ था, अलग ही मज़ा होता था बड़े पर्दे पे जो है पिक्चर देखें। सर आपके यहाँ मैक्सिमम गांव के बच्चे आते हैं सर? जी हाँ, ये ट्रू है सर? बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं, गरीब बच्चे आते हैं, गांव के आते हैं। इंग्लिश उनकी जहाँ तक है वो कमज़ोर रहती है सर, क्या प्रॉब्लम होता है सर यहाँ पे उनको? देखिए, चूँकि या मन में उनके कहीं ना कहीं चलता भी होगा कि जो इंग्लिश जानते हैं वो सक्सेसफुल है, वो माइंडसेट रहता है सर। मैं भी एक हिंदी मीडियम स्कूल का स्टूडेंट रहा हूँ। मैं भी हिंदी मीडियम का रहा जी, हूँ जो है। तो मेरा ये रहता था ना कि जो इंग्लिश बोलते थे बड़ा आश्चर्यचकित मैं होता था, यार मतलब वो ज़्यादा सक्सेसफुल हैं या होंगे इन फ्यूचर, तो क्या मतलब इसमें कहाँ तक सच्चाई है सर? नहीं, ये बात तो सही है कि इंग्लिश बच्चों की थोड़ी कमज़ोर होती है जो हिंदी मीडियम से आते हैं जी, और हम लोग इसीलिए फर्स्ट ईयर में ही इंग्लिश का क्लास कराते हैं उनको। बहुत सही है सर। और बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने ऐसी शुरू की हैं कि उनको जैसे बहुत सारा स्पीच कंपटीशन कराते हैं और उनको इनकरेज करते हैं कि आप हिंदी इंग्लिश में बोलिए, माइक पे जाके बोलिए। जी,
और कोशिश करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश का प्रयोग करें और जिससे थोड़ा सा इंग्लिश इम्प्रूव हो, क्योंकि आगे जाके उनको फॉरेन में भी जॉब करना पड़ सकता है, हाँ, साउथ में भी definitely, जाना है, तो इंग्लिश तो ज़रूरी है जानना। और जैसा मैंने बताया कि मैं खुद हिंदी मीडियम से रहा हूँ और जब मेरा कैंपस इंटरव्यू हो रहा था तो इंग्लिश में ग्रुप डिस्कशन देना था जी। उस समय मेरा ग्रुप डिस्कशन बहुत अच्छा हुआ था। रीज़न क्या था कि मैं हिंदी मीडियम ज़रूर था, लेकिन मेरे पिताजी जो थे वो इंग्लिश का अखबार मंगाते थे घर में। अरे वाह। तो मैं बड़ा नाराज़ रहता था उनसे कि क्या बाबा ये अब इंग्लिश में अभी इतनी मेहनत लगती है पढ़ने में, समझ में भी नहीं आता। तो उन्होंने एक डिक्शनरी ला के दे दी कि भाई डिक्शनरी से देखो, तुमको जो नहीं समझ में आता है। बिल्कुल सर। तो गिरते पढ़ते मरता क्या ना करता, चूँकि न्यूज़ वगैरह देखने का बहुत पिटाते शौक भी था। कुछ वर्ड्स दे के गए हैं कि भाई ये याद रहना चाहिए। तो बचपन से ही चूँकि इंग्लिश अखबार पढ़ता था और तो डिक्शनरी देख के पूरा लिखते थे, वर्ड मीनिंग लिखते थे, पढ़ते थे। तो गिरते पढ़ते थोड़ा बहुत बोलने लगे। यही मैं अपने स्टूडेंट्स को भी एडवाइस करता हूँ कि आप अब तो यूट्यूब आ गया है, इंग्लिश में न्यूज़ सुनो, इंग्लिश के अखबार पढ़ो, बिल्कुल। इंग्लिश की मैगजीन पढ़ो, आपस में इंग्लिश में बात करो, इंग्लिश के प्रोग्राम्स देखो। अब तो एआई के कई टूल्स आ गए हैं सर, हाँ, इंग्लिश जो सीखने है में तो बहुत अब मदद करते वही हैं सर। तरीका, अब हिंदी मीडियम से पढ़ लिए तो अब तो कुछ पीछे तो जा नहीं सकते, सकते। अब आगे ही बढ़ना है तो इंग्लिश में अपने आप को एफिशिएंट थोड़ा सा बनाना। और स्टेज पे जो आप बुलवाते हैं ना सर, आई थिंक हमको लगता है कि स्टेज फोबिया भी हटता है, लोगों हाँ, के बीच बिल्कुल, में जाके public बात speaking करने तो का एक बहुत अलग ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस मिलता है सर। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आप जाएंगे, आप सुपरवाइज़र बनेंगे, 10 लोगों को कंट्रोल करना है, उनको गाइड करना है, 100 को करना है, तो 10, 20, 50 लोगों के बीच में बोलना तो आना ही चाहिए। सर चूँकि हम लोग झारखंड में रहते हैं, बड़ा प्रेम है हम लोगों को इस मिट्टी से, इस धरती से। झारखंड में सबसे ज़्यादा पोटेंशियल अब किस सेक्टर में आप देखते हैं सर? देखिए, सेक्टर तो कई सारे हैं, लेकिन जैसा कि बताया जाता है या हम लोग सुनते देखते हैं कि माइनिंग का यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कोप है जी। तो माइनिंग तो एक मेजर सेक्टर है ही, बिल्कुल सर। जिसमें कि मैन पावर की भी ज़रूरत है, स्किल्ड मैन पावर की ज़रूरत है और स्कोप भी है और बहुत सारे एरियाज़ हैं उसमें जिसपे कि हम लोग काम भी कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ देखिए, अब जो है रीजन स्पेसिफिक जॉब्स भी नहीं रह गई हैं, आईटी हर जगह आ गया है, इंडस्ट्रीज़ लग रही हैं। आप देखिए जमशेदपुर में इलेक्ट्रॉनिक सिटी वगैरह भी डेवलप हो रही है। बिल्कुल सर। बहुत सारा है। तो हर एक एरिया में जो भी आपका इंटरेस्ट है आप उसमें परसू करें और कोई ऐसा उसमें लिमिटेशन नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के चांसेस कितने हैं झारखंड में सर? बहुत अच्छे चांसेस हैं मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के। देखिए, आज की डेट में जो सबसे ज़्यादा दिक्कत लोगों को हो रही है वो मैन पावर की। बिल्कुल सर। हर कोई, आप समझिए कि अगर हमारे यहाँ से 100 स्टूडेंट्स निकल रहे हैं तो 500 हमको जॉब्स की इंक्वायरीज आती हैं कि हमारे यहाँ भेज दीजिए। कई बार ऐसा होता है कि एक जगह हमने इंटरव्यू कराया, लड़का सेलेक्ट हो गया, उन्होंने भेज, फिर दूसरा कंपनी भी प्रेशर डाल ली कि हम ज़्यादा पैसे दे रहे हैं, हमारे यहाँ भी कराइए। तो भाई तब उनका एक हम लोगों का क्राइटेरिया है, वहाँ भी करा दिया। अब लड़का वहाँ जाके ज्वाइन कर लिया तो पहले जिन उनके साथ हमारे पर्सनल रिलेशन भी रहते हैं तो वो नाराज़ होते हैं। तो कुल मिला के मैं जो देख रहा हूँ कि स्किल्ड मैन पावर की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है और झारखंड में ये आज के डेट में जो हमारा युवा है उसको अगर हम स्किल्ड कर दें तो बाहर जाने की कहीं ज़रूरत नहीं, बाहर जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और झारखंड के अंतर्गत झारखंड में एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की सारी क्वालिटी, सारी रिक्वायरमेंट यहाँ पे मौजूद है। सर जैसे गवर्नमेंट प्लस इंडस्ट्री प्लस इंस्टीट्यूट, मतलब ये अगर साथ हो जाएं तो कैसे काम कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए आपके सामने झारखंड गवर्नमेंट टूल रूम बहुत अच्छा एग्जाम्पल उदाहरण है। देखिए, ये गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है जी सर। नंबर 1, और इंस्टीट्यूट तो है ही, गवर्नमेंट तो हमारे जो जैसा बताया चेयरमैन सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ हैं, IAS ऑफिसर, और ये क्या कहते हैं कि तो गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूट तो यहाँ पे मिले। अब इंडस्ट्री के साथ हम लोग रेगुलर टच में रहते हैं। देखिए, हमारा एकेडमिक काउंसिल है जिसमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं। बिल्कुल सर। जिसमें कि हम लोग अपने कोर्सेज़ के कंटेंट को अपडेट करते हैं, सिलेबस को कैसे और उसको यूज़फुल बनाया जाए इंडस्ट्री के लिए, उस पर होता है, चर्चा होती है। बहुत सारे हम लोग सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें इंडस्ट्री लीडर्स को इनवाइट करते हैं। और हमारा पूरा प्रयास यही रहता है कि
इंस्टीट्यूट और इंडस्ट्री के बीच में किस तरह से ज़्यादा जो है वो समन्वय हो, कोऑर्डिनेशन हो, आपस में इंटरेक्शन हो, जिसमें कि सबका भला है, इंडस्ट्री का भला, इंस्टीट्यूट का भला और सबसे ज़्यादा हमारे युवा का भला है। सर आपको मैं एक छोटा सा टाइम है तो एक स्टोरी बताता हूँ। देखिए मैं बिल्कुल। अपने स्टूडेंट को क्लास में बताता हूँ। जी सीएनसी मशीन्स हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा, सीएनसी यानी कि कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, जो मशीनें कंप्यूटर से कंट्रोल होती हैं। पहले हाथ से चलाते थे, लेथ मशीन, मिलिंग मशीन, अभी भी हैं वो मशीनें। फिर उनके साथ एक कंप्यूटर लगा दिया गया, आप प्रोग्राम बनाइए, कंप्यूटर के कमांड से मशीन चलेगी, एक्स में इतना जाना, वाई में इतना। इसका जो आविष्कार हुआ था वो यूएसए में हुआ था, और उस समय एक अमेरिकन एयरफोर्स का कॉन्ट्रैक्टर था, उसको हेलीकॉप्टर के कुछ एयरफोर्स के पुर्जे बनाने थे, तो बहुत एक्यूरेट चाहिए था। तो उसने सोचा कि कुछ मशीन ऐसी डेवलप करें कि एक्यूरेसी से बने। तो उस समय एमआईटी में गया, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बहुत लीडिंग यूनिवर्सिटी है यूएसए की, और वहाँ के प्रोफेसर्स के साथ, स्टूडेंट्स के, रिसर्च स्कॉलर्स के साथ मिल करके उसने एक एनसी मशीन डेवलप की। एनसी मतलब न्यूमेरिकल कंट्रोल, मतलब आप लिख दीजिए x 100 तो x में 100 mm चला जाए वो। बाद में उसमें कंप्यूटर अटैच कर दिया गया तो वो सीएनसी मशीन बन गई। तो इसका आविष्कार उस तरह से हुआ। यही चीज़ मैं यहाँ पे मैं उद्यमियों को भी बोलता हूँ, जब भी जाता हूँ मैं, बहुत सारे व्यापार, ये इंडस्ट्रियल एसोसिएशन से जुड़ा हूँ, कि आपकी जो समस्या है आप लेके हमारे पास आइए। डेफिनेटली सर। और अपने स्टूडेंट्स को इनकरेज करते हैं कि आप जाइए और जो रियल टाइम प्रॉब्लम्स हैं उनको देखिए, उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूट मिलेंगे तो फिर सीएनसी जैसे आविष्कार से और अच्छी चीज़ें बनेंगी, परफेक्शन ज़्यादा आएगा, हर चीज़ में उनकी समस्या हल होगी और इनका नॉलेज बढ़ेगा, इनकी इफ़िशियंसी बढ़ेगी। बिल्कुल सर। अच्छा सर, एक चीज़ और है, आपको याद होगा सर कि गवर्नमेंट जॉब का बहुत वैल्यू हुआ करता था एक समय में। अभी भी है, मतलब शादियाँ नहीं होती थी, मतलब बेटी वाले अपने देते नहीं थे। तो सर मतलब क्या आज भी वो है सर कि नहीं, गवर्नमेंट जॉब से ही लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं लाइफ में, वही खूब पैसा कमा सकते हैं, या सेफ लाइफ है उनका? नहीं, देखिए ये मोह तो छोड़ना होगा जी सर, तभी हमारा समाज, हमारा प्रदेश तरक्की करेगा। बिल्कुल सर। क्योंकि हमारे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स, हम तो उनको यही मोटिवेट करते हैं कि भाई आप गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब, आप जॉब के पीछे ही क्यों जा रहे हैं, आप उद्यमी बनिए, आप लोगों की समस्या हल करिए। आप अपना, आज देखिए जो हमारे डेवलप्ड स्टेट हैं, चाहे गुजरात, महाराष्ट्र या पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु या जो भी हैं, मतलब और भी हैं, यहाँ पे आप एक चीज़ देखें कि उद्योग ज़्यादा हैं और लोग, उद्यमिता ज़्यादा है लोगों में। जी सर। गवर्नमेंट जॉब जो है वो लोगों उतना पीछे नहीं भागते, जाते हैं लोग, ऐसा नहीं है, लेकिन अब हमारे यहाँ जैसे ऐसा नहीं कि हम 5 साल 10 साल बैठ के हम तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दैट इज लॉस टू, क्योंकि सर हमारे पास तो लिमिटेड टाइम भगवान ने हम लोग को दिया है ना हाँ सर। बिल्कुल। मैं आपको बताऊँ, एक छोटा सा एग्जांपल बताऊँ। मैं पहले बताया, मैंने गुड़गांव में, हरियाणा में जॉब करता था। जी सर। तो नए नए गए थे तो थोड़ा सा इधर का कीड़ा, गवर्नमेंट जॉब जैसे बताया ना, एक चार्म तो था ही, तो मैं एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ लेता था। तो कई हमारे जो कोलीग्स थे जो वहाँ के, बोलते थे अरे तुम गवर्नमेंट जॉब खोज रहे हो, बिना नौकरी काम किए तनख्वाह लेना चाहते हो। तो एक शर्मिंदगी महसूस होती थी, यार बात तो ये ऐसी कर रहा है कि ठीक है। तो वो एक माइंडसेट चेंज होना शुरू हुआ कि नहीं नहीं, प्राइवेट में ही काम करना है, यहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा, तरक्की ज़्यादा है। या फिर अपना बिजनेस, अपना, लोग क्या करते, 5-10 साल काम किया, अपना वर्कशॉप खोल दिया, अपनी फैक्ट्री लगा ली, अपना ट्रेडिंग का बिजनेस शुरू कर दिया, डीलरशिप ले ली कुछ, उसमें ज़्यादा ग्रोथ, ज़्यादा तरक्की होती है। बिल्कुल सर। तो ये मेरे मन में एक सवाल आया था सर, मैंने नहीं, आपसे नहीं, पूछ लिया, बहुत क्योंकि लगा अच्छा कि सवाल। हम लोग आज के युवा भाग रहे हैं सर। कई हमारे स्टूडेंट्स ही होते हैं जो अब यहाँ से उन्होंने डिप्लोमा कंप्लीट किया, अब वो, हमने तो बहुत समझाया, कहीं नौकरी भी लगवा दी, साल 6 महीने बाद छोड़ दिए। घर वालों का भी एक माइंडसेट रहता है कि बेटा सरकारी नौकरी में जाए। अब वो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, 5 साल 8 साल 10 साल हो गया, अब बोल रहे हैं सर अब तो ओवरेज हो गए, कहीं दिला दीजिए नौकरी। सर मुझे लगता है ना सर कि एक मिला नहीं परफेक्ट तो। लाइफ के पीछे सर भागने से, और सर परफेक्ट कुछ होता है क्या सर? मतलब सर आराम का जीवन, परफेक्ट लाइफ मिल जाए, जीवन में कोई चैलेंजेस नहीं आए, मेरे हिसाब से तो चैलेंज तो देखिए हर जगह है। लोग एक सिक्योरिटी के लिए जाते हैं कि भाई हमको जो सैलरी मिल रही है
वो मिलती रहे और थोड़ा सा जो है जॉब सिक्योरिटी रहे सर। इसलिए लोग जाते हैं। लेकिन अगर आप जैसे आपने बताया लेजी नहीं हैं और फोकस्ड हैं, डिसिप्लिन्ड हैं, हार्ड वर्क पसंद करते हैं, तो जॉब तो आपके पीछे आएगा, आपको जॉब खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल सर। कुछ ऑप्शनल क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, मैं जानना चाहता हूं कि आप उसके बारे में क्या सोचते हैं सर। फन या इंटेलिजेंट सर, लाइफ में क्या ज़्यादा ज़रूरी है सर? देखिए, बिना फन के तो इंटेलिजेंट जो है वो फिर बोरिंग हो जाएगा। सक्सेस या पीस सर? फिर से मैं वही बोलूँगा कि देखिए, अगर बिना पीस के सक्सेस मिली है तो फिर वो खतरनाक है। सर ये जवाब अगर केबीसी में आप देते हैं तो बोलते हैं कि भाई एक ही ऑप्शन चुनने का आप देख रहे हैं ना कि आज 48 साल के युवा 35 साल के हैं, हार्ट अटैक हो रहा है। जी जी सर। सक्सेसफुल तो वो हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं उनके लाइफ में पीस नहीं है सर। और जिसका नतीजा कितने खतर। अभी आपने रिसेंट एग्जांपल हम लोग बात कर रहे थे, हमारे शहर में ही हुआ जो है। तो पीस तो ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि सक्सेस हुए बिना भी रोजी रोटी नहीं चलती है सर, लेकिन अब जान चली जाए तो फिर तो ऐसा सक्सेस से तो क्या फ़ायदा है सर। पीस तो लेके चलना होगा। वर्क लाइफ बैलेंस तो ज़रूरी है। देखिए, आपको कहीं ना कहीं एक चीज़ पकड़ के आप नहीं आगे बढ़ सकते, आपको बैलेंस करके चलना होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। स्किल या डिग्री सर? देखिए, डिग्री तो हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारी डिग्री है, तो बिना स्किल के तो काम नहीं चलेगा। डिसिप्लिन या मोटिवेशन सर? फिर से मैं बोलूँगा, देखिए, जब आप मोटिवेटेड रहेंगे तो डिसिप्लिन भी रहेंगे। जी, या फिर ये भी कह सकते हैं कि अगर डिसिप्लिन रहे आदमी तो मोटिवेशन आ ही जाएगा। मोटिवेशन आ ही जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। ये दोनों एक गाड़ी के दो पहिए हैं, आप समझ लीजिए। किताब या यूट्यूब? देखिए, हम लोगों को तो किताब ही पसंद है, हालांकि अब हम लोग यूट्यूब के तरफ जो है बढ़ रहे हैं आगे। कुछ एडवांटेजेस हैं यूट्यूब में, जो कि अच्छे कंटेंट भी अच्छे कंटेंट भी होते हैं। और ऐसा है, आप गाड़ी में जा रहे हैं, कान में लगा के आप सुनते जाइए। हर जगह किताब पढ़ने की सुविधा नहीं है सर। तो अब यूट्यूब पे थोड़ा सा कंटेंट क्या है उस पर भी थोड़ा सतर्क रहना होगा यूट्यूब पे, क्योंकि बहुत सारा तरह का कंटेंट होता है। तो सर ओवरऑल सर हम सब कुछ देखें तो एक स्टूडेंट में ऐसा एक कौन सा हैबिट होना चाहिए जो कि उसके लाइफ को बदल सकता है सर? देखिए, एक कहना तो मुश्किल है, लेकिन अगर मैं 2-3 कहना चाहूँ जो मैंने फील किया है या अपने पूरे लाइफ में मैंने देखा है जी। पहला तो हार्ड वर्क होना चाहिए। बिल्कुल सर। बाय नेचर हार्ड वर्किंग होना चाहिए जी। दूसरा मैंने जो देखा है ना, पंक्चुअलिटी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सर। हार्ड वर्किंग और पंक्चुअलिटी है तो बाकी सब चीज़ें जो हैं आपका फोकस्ड होना चाहिए। अभी तक जो हम लोगों ने बातचीत की सर, उससे मुझे यही लगा कि सर आप फोकस्ड थे, डिसिप्लिन थे, इन सभी चीज़ों को तो चलिए। हुआ एक यूथ को कोई संदेश आप अपने तरफ से जो कि चाहते हैं कि मेरे जो बच्चे हैं, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उसको फॉलो करें, हम भी चाहते हैं कि आगे बढ़ते रहें, निरंतर देश का नाम रोशन करें, तो क्या मैसेज रहेगा सर? बहुत अच्छी बात की आपने, देश का नाम रोशन। देखिए, मैं फिर से वही बात बोलूँगा कि हमारे स्टूडेंट जो हैं, जैसे आपने पहले पूछा था कि शॉर्टकट, देयर इज़ नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस। अगर वास्तव में लाइफ में आगे बढ़ना है, सक्सेस लेना है, एक अच्छी लाइफ जीनी है, तो हार्ड वर्किंग होना है, नंबर 1। नंबर 2, सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। आप किसी का बुरा करके आगे बढ़ते हैं तो वो क्षणिक होता है। बिल्कुल सर। तो कहीं न कहीं सबके सुख की कामना करनी है जी। और ऐसा काम करें कि विन विन सिचुएशन हो, सबका भला हो उसमें। तो आज की बातचीत से हम लोगों को ये पता चला, या आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि डिसिप्लिन रह के एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आदमी कुछ भी हासिल कर सकता है। आप कहाँ से आए हैं, किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, आपको अंग्रेजी आती है या नहीं आती है, ये कोई मायने नहीं रखता है। आप में जज्बा होना चाहिए कि आप कर सकते हैं। तो आज का पॉडकास्ट मैं यहीं पे समाप्त करूँगा। आपसे सर बात करके बहुत ही अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। और अगले पॉडकास्ट में हम लोग एक नई कहानी के साथ, नए मोटिवेशनल स्टोरीज़ के साथ आपके सामने आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो लाइफ के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।
थैंक यू, आपको एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ सवाल अगर दर्शकों के हैं तो मैं सबको आपको आमंत्रित करना चाहूँगा। जी। झारखंड गवर्नमेंट उलूम टाटी सिलवे रांची में आइए, जी। आपको हर तरह का मार्गदर्शन यहाँ पे करियर काउंसलिंग मिलेगी। थैंक यू Thank you very much. थैंक यू सो मच सर।